1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम जनपथ का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। महंगाई से परेशान दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि 2010 के बजट से उन्हें जरूर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत तो दूर, सरकार उल्टा उन पर और बोझ डाल दे रही है। डीजल पर वैट बढ़ा तो गैस की सब्सिडी हट गई। बजट की इसी मार पर आज होगी जनपथ में बहस। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं सिलवान पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में। जनपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और हर इतवार की तरह आज भी यहां पे हम सब लोग मौजूद बात करने के लिए, आपका अपना मंच जिसमें हम उठाते हैं आम जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं और उन पर करते हैं बात। तो आज बात का विषय है बजट की मार। जी हां, जब हम बात करते हैं बजट की तो मोटे तौर पे दो बातें जिससे आम सभी लोग सहमत होंगे वो निकल के आती हैं कि कर, जी हां, टैक्स जो है वो ज्यादा ना बढ़े या परेशान ना करें, और दूसरी बात यह कि जो आम जरूरत की चीज है उसके दाम ना बढ़ें। और दिल्ली का बजट पेश है, अब सबके सामने है। एक हफ्ते से ज्यादा समय गुजर चुका है और हम सब लोग आज उसी पर बात करने के लिए यहां पे मौजूद हैं। खेल के लिए या खेल खेल में ये जो सब कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे, उसके नजर से भी बात करेंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसके मद्देनजर बहुत कुछ टैक्सेस को लेकर उसने बात कही है। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहां पे मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, शुरुआत करें इस बगैर कोई वक्त गवाएं तो हम सबसे पहले आपका तारुफ कराना चाहेंगे जो आज हमारे साथ गेस्ट पैनल यहां पे मौजूद है। जी हां, अनिल भारद्वाज जी, एमएलए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, सीनियर लीडर बीजेपी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आज जानने का मौका लगेगा कि विपक्ष क्या कर रहा था। जी, रमेश खन्ना, प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन। व्यापारियों के नुक्ते नजर से वैट पे बहुत सारी बात आई हैं और रमेश खन्ना जी आज अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ प्रोफेसर श्री राम खन्ना जी, कंज्यूमर को लेकर रिनाउंड कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ हैं संदीप बामदाई, कॉलमिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं और आज प्रोग्राम में सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि स्वागत तो हो गया, बजट का भी हमने भी बहुत स्वागत किया, लेकिन टैक्सेस कुछ ज्यादा हो गए या ठीक था बजट? पहली प्रतिक्रिया कहीं आपसे जानना चाहूं या मैं उधर से जाऊं? पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? सर, खड़े हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। सर, जो डीजल पे रेट इंक्रीज हुआ है सर, हाँ, इसके चक्कर में सर जो कंज्यूमर है अब वो दूसरे स्टेट में जाएगा तो सर दिल्ली का रेवेन्यू है वो कम होगा सर। और एग्रीकल्चर की बात करें तो सर एग्रीकल्चर में जो बजट आया है, आपके जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उनमें टैक्स बढ़ा है सर, तो फार्मर के लिए क्या फायदा है? यूथ की बात करें तो सर यूथ के लिए इस बार काफी कम रेवेन्यू है सर, तो मैं पूछना चाहूंगा। और जो सरप्लस है पिछली बार से देखा जाए तो पिछली बार काफी ज्यादा सरप्लस था, इस बार काफी कम सरप्लस है। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा, क्या करते हैं और आपकी परिवार में क्या होता है? My name is Shashank Ubran and I'm doing MBA from MIT Business School Noida, and my talking about my family, my father is businessman doing in automobile industry. जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानना बेहद जरूरी था। सर, मैं आप सबसे बमदई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी पहली प्रतिक्रिया खासतौर से बजट को लेकर, दिल्ली के नुक्ते नजर से राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर कैसी है? देखिए, पिछले साल आपको याद होगा जून में जब इंटरिम बजट दिल्ली सरकार ने दिया था तो उसमें बताया गया था कि दिस इज अ थैंक्स गिविंग बजट, जी, कि हम वोटर का थैंक यू कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें वापस सरकार में लाया। जी, जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था वो तब भी था, जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल उससे पहले वाला बजट था उस वक्त भी था। और मुझे याद है मैं वालिया साहब से मैंने बातचीत करी थी इसके ऊपर और उन्होंने बताया था कि जब से ये इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है तब से जो दिल्ली सरकार का वित्तीय घाटा है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी डील्स नहीं हुई, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमजोर पड़ गया। बट अब आप फुल बजट जब आपने पेश किया, दिस इज इमीडिएटली आफ्टर द यूनियन बजट, तो यूनियन
दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, प्राइस आपको वापस करना था तो आपने कुछ % से इन्फ्लेशन ओवरऑल। अब आपने एलपीजी पे 40 रुपए बढ़ा दिए, डीजल पे दाम बढ़ा दिया। बेसिकली जनरली इन्फ्लेशन को आपने एक और धक्का दे दिया ऊपर जाने के लिए, और उसके नाम में आप कह रहे हैं कि वी रिक्वायर टू डू दिस क्योंकि हमें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पैसे चाहिए। जी, कॉमनवेल्थ के लिए पैसे चाहिए। आपका हाथ उठा फिर नीचे क्यों हो गया? जी हाँ। ओके सर, आपने कहा कि कॉमनवेल्थ के लिए लाइक आपने पॉइंट उठाया कि कॉमनवेल्थ के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए लेकिन सर देखा जाए कॉमनवेल्थ ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 महीना होगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो इन्फ्लेशन 15 डेज 15 डेज 14 एक्चुअली, या 14 एक्चुअली, बट यू सी लाइक it has been prepared from a long time before and it's going to be a long time further after the Commonwealth Games are over. सर हमें ये इन्फ्लेशन की मार तो तब भी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसा तो गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए कि ये एक हाई सेक्टर के लिए सही है, उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक लो सेक्टर है वो और लो हो जाएगा। जी, ये तशरीफ रखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आम की जो बात है, बजट की बात है। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कॉमन आदमी के लिए है या इसके लिए परेशानी का सबब है? नहीं, बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम भी कॉमन मैन के लिए भी है, दिल्ली के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक कमिटमेंट है, किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है कि दुनिया में हमारी जो तस्वीर है, दिल्ली जो बहुत तेजी से डेवलप्ड होता शहर है, 10-11 साल में आपने दिल्ली की तरक्की देखी होगी, जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, जो परिवर्तन दिल्ली की सड़कों से लेकर दिल्ली की व्यवस्था में हुआ है। CCII की रिपोर्ट में जो बहुत ही कॉमनली दिल्ली 5वें-6 नंबर पे लिविंग स्टैंडर्ड में माना जाता था, पहली बार दिल्ली को पहले स्थान पे रखा गया है कि दिल्ली सबसे अच्छा शहर है रहने की दृष्टिकोण से। चाहे उसमें बहुत सारी चीजों का परिवर्तन आप देखते हैं, ग्रीन बेल्ट को हमने बहुत डेवलप किया, 300% 10 साल में हमने उसको बढ़ाया है। लिविंग का जो स्टैंडर्ड था, जो हमारे लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत हुआ है। अब आपने 2-3 बातें जो अभी कही, आपने कहा कि वैट जो हमारा बजट है उसमें 40 रुपए हमने बढ़ाए हैं एलपीजी सिलेंडर पे। मैं 2-3 चीजें आपको स्पष्ट करना चाहता हूं प्रतीक, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को भी बताना चाहते हैं। जब 2008 जून में इंटरनेशनल प्राइस हाई हुए तेल के, तो हमने सब्सिडी दी थी 40 रुपए की, और वो सब्सिडी हमारी अकेली सरकार है पूरे देश में जो इसको जारी रखे हुए थी। हमने सब्सिडी विड्रॉल की है, हमने कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं। और आप एलपीजी सिलेंडर अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 284-85 रुपए का दिल्ली में, बाकी शहरों में वो 300 रुपए से हमेशा ऊपर है। और साथ ही साथ हमने एक प्रपोज भी किया है अपनी सरकार को, हमने बजट भाषण में अपने ये कहा भी है कि जो आपने विड्रॉल की है सब्सिडी, उसको थोड़ा सा और लोगों पे उतना प्रेशर ना आए, तो आप उसके लिए जो वैट 0 से 5% वैट हम उस पे लेते हैं एलपीजी सिलेंडर पे, उसको विड्रॉल करने की हमने बात कही है। और कल जब बजट होगा तो देखेंगे कि सरकार उसको कितना महसूस करती है। आपने डीजल प्राइस हाइक की बात की, मैं आपको बताऊं यूनिफॉर्म फ्लोर रेट जो वैट का है, जो हमारी दूसरी स्टेट्स हैं नेबरिंग स्टेट, उनमें हरियाणा और पंजाब, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पिछले साल आपको लॉस हुआ था डीजल की वजह से। निश्चित तौर पे मैं फिर कह रहा हूं कि हम डीजल को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। हमने सबसे बड़ा सेक्टर तैयार किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। दिल्ली एकमात्र दुनिया का इतना बड़ा शहर है जिसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो को डेवलप किया हो। सीएनजी पे हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाए, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि डीजल की गाड़ियों से। बिल्कुल, मुझे मालूम है आपके हाथ उठ गए और वो अपना पक्ष रख रहे थे। 38% हिस्सा जो है इसी परिवहन पर टैक्स का खर्च हुआ है, और खर्च होने की उन्होंने एक आशा जताई है। हम इसी में बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जिन पर लोग अभी सवाल उठाना चाहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात हो रही है बजट के ऊपर, और बजट की मार पर बात हो रही है बेसिकली। और ब्रेक पर जाने से पहले सवाल यह आया कि जनता को इस बजट से क्या मिला। यह सवाल है कि आखिर जनता को बजट से क्या मिला। जी, आप बोलना चाह रही हैं? जी बताइए। आपने जैसे कहा एलपीजी पे सब्सिडी हटी, सब कुछ हटा, ये सारा काम हो रहा है कॉमनवेल्थ के लिए।
कॉमन पब्लिक की वेल्थ तो बेकार गई, हमने सेंट्रल से आपने मदद मांगी वो पूरी मिली, तो सारी मदद गई कहाँ जब कॉमनवेल्थ पे आपने टैक्स ही डालना है। अगर किचन में लिया जाए, आम गृहिणी को अपने बच्चों की पढ़ाई में भी करना है, वैट बढ़ा, हर चीज के रेट बढ़े, आम गृहिणी का बजट तो नहीं बढ़ा ना, उनके पास तो पे नहीं आई, तनख्वाह नहीं आई। क्या आज जो मिडिल क्लास है क्या वो और गरीब होता जाए? जी, मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा बात आई। एक सवाल आप कहना चाह रहे थे? जी जी। भारद्वाज जी ने कहा कि पहले हमने जो गैस पे इसलिए सब्सिडी दी थी और अब जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम इलेक्शन थे, आज इलेक्शन नहीं है, इनको लगता है हमारी जनता की जरूरत नहीं है। और जो ये कह रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्होंने ध्यान रखा, सीएनजी पे भी इन्होंने अभी रेट बढ़ाया है। तो ये मैं कह रहा हूँ टैक्स इतने जबरदस्त बढ़ा दिए, आम आदमी का जीना दिल्ली में बड़ा मुश्किल हो गया जीना यहाँ पर। आम आदमी का दिल्ली में जीना मुश्किल हुआ है। मैं आया आपके पास, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपका नजरिया इस बजट को लेकर। देखिए, मैंने तो पहले भी कई बार अपनी बात कही है कि ये बजट एकदम असंवेदनशील बजट है और पूरी तरह से जनता के सभी वर्गों का विरोध करने वाला बजट है। महिलाओं का भी विरोधी बजट है, किसान का भी विरोधी बजट है, गरीब के लिए भी विरोधी बजट है, नौजवान के लिए भी विरोधी बजट है। उसका कारण है, देखिए, जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां पिछले 7-8 साल से जब से कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनकी प्लानिंग हुई है तब से चल रही हैं और दिल्ली की सरकार तब से दिल्ली के अंदर है। दूसरी बात, इस बजट के आने से पहले दिल्ली में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहले ही थी। यानी खाने की चीजों में दाल 100 रुपए किलो बिक रही थी, तेल 70 रुपए किलो बिक रहा था, चीनी 45 रुपए किलो बिक रही थी, फल सब्जी कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं थी। पेट्रोल पर, डीजल पर, सीएनजी पर आप ऑलरेडी टैक्स लगा चुके थे, मेट्रो के किराए बढ़ा चुके थे, डीटीसी के किराए बढ़ा चुके थे। इसके ऊपर अब आपने वैट यानी वैट 20% तक आपने लगाया कई चीजों पे। दुनिया के किसी देश में, चाहे न्यूयॉर्क चले जाइए, लंदन चले जाइए, पेरिस चले जाइए, किसी देश में 20% का वैट नहीं है जो आपने दिल्ली के अंदर लगाया है। और बाथरूम के अंदर एक टूथपेस्ट और पेस्ट से लेकर और किचन के अंदर चाय की पत्ती और नाश्ते के सामान से लेकर और बच्चे के बस्ते और किताब कॉपी से लेकर और उसके कपड़े तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने महंगी ना की हो। जो बहन ने अभी बात की कि चुनाव था उस समय तो आपने 40 की सब्सिडी दे दी, अब चुनाव सिर पर नहीं है तो आप जो है लोगों को इस तरह से टॉर्चर करेंगे, इस तरह से लोगों की जो है आप जान लेंगे। पहले ही दिल्ली में लोगों के प्राण निकले हुए थे, बचे हुए प्राण श्री राम खन्ना साहब, कंज्यूमर ऐसे में क्या सोचता है इस बजट को लेकर, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जो मुद्रास्फीति है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो तो वैसे ही ऊपर चढ़ रहा है पिछले 1 साल से। और फूड इन्फ्लेशन ने काफी लोगों के जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर तकलीफ डाली है, तो इन्होंने और बोझ डाल दिया है। अब और बोझ किसके नाम पर है? वो कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर, कि हिंदुस्तान की शान के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं उसका सारा नजला जो है वो दिल्ली में रहने वाले लोगों पर गिरेगा। क्यों भाई, बाकी प्रदेश जो है उसमें उनका कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो दिल्ली की सरकार को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और पैसा लेती ताकि टोटल उसका वेट जो है दिल्ली के लोगों पर नहीं पड़ता। अनिल साहब, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है और नजरिए को खासतौर से प्लान नहीं किया जा सका? अभी भी प्लान बजट और अनप्लान बजट की बात करें, उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उस नजरिए से भी देखें तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। डॉक्टर साहब का जो राजनीतिक बयान है वो तो हम काफी दिन से सुन रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिए कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जो 4-5 साल आगे तक होता, अगर स्टेडियम बन रहे हैं, अगर सड़कें बन रही है, अगर स्ट्रीट लाइटें लग रही है, अगर फुटओवर ब्रिज बन रहे हैं, अगर अंडरपास और सबवे बन रहे हैं, तो वो दिल्ली से बाहर के लिए तो नहीं चले जाने वाले हैं। अगर कॉमनवेल्थ गेम 14 दिन में खत्म हो जाएंगे, 1 मिनट प्रतीक, आप उसको सुन लीजिए। अगर कॉमनवेल्थ गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है दिल्ली का, जो हमने ओवरऑल जो स्वरूप बदला है, वो कहीं किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे प्रदेश में तो चले जाने वाला नहीं है, उसको तो दिल्ली की जनता ही इस्तेमाल करेगी। निश्चित तौर पर। नंबर 2, जो बार बार एक बात कही जा रही है, मैं कहता हूं कि गरीब की थाली में आपका रेट 100 रुपए दाल का कौन सा मुझे नहीं पता, हमने 13 रुपए 90 पैसे के रेट पे हमने दिल्ली में 70 विधानसभाओं के अंदर 3-3 जगह आज तक अवेलेबल है आटा बिकवाया है। हमारी दालें जो है 2 सब्सिडाइज दालें जो है 34 और 35 और 40 रुपए आपने छेड़ दिया, रख दिया दुखती नस पे हाथ और लोग खड़े हो गए। जी 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 जी।
आपसे पूछती हूँ कि कौन से मार्केट में जाके हमें ये दालें मिलेंगी? अगर केंद्रीय भंडार में भी जाते हैं तो वहाँ हमें दाल नहीं मिलती, काला बाजारी होती है वहाँ। दालें बहन जी हमने केंद्रीय भंडार पे भी भिजवाई है, दालें हमने मदर डेयरी पे भी है। दाल मिलती है वहाँ? नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है। हाँ, हमारे ये बजट की वजह से हमारे किचन का बजट ही खराब हो गया सर। हर चीज सब महंगाई है, सब्जी खरीदना जो इन्फ्लेशन है कम से कम नॉर्मल चीज के लिए तो कम से कम आप जी सर कह रहे हैं कि दालें मार्केट में मिल रही है। आज के समय में मार्केट में शायद दालें हैं ही नहीं, और जो दालें हैं वो या तो 200 रुपए या 400 रुपए हैं। तो सर ये दिल्ली की जो बजट बढ़ा है वो उसके सारी दालों के ऊपर पड़ा है। और सर कह रहे कॉमनवेल्थ के में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के कई स्टेडियम ऐसे जो कॉमनवेल्थ होने, लेकिन आज भी उसमें कोई सुधार के काम नहीं। मैं एक नजरिया अनिल जी की बात को मैं रखता हूँ। दालें आई हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं आपकी बात एक मिनट में जवाब देना चाहता हूँ प्रतीक। एक बात आई है कि दालों की बात आई है, मैं आपको फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ। दिल्ली के बजट में चाहे दाल हो, चाहे कोई भी फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो आटा हो, आपका दूसरे गेहूं हो, चावल हो, हमने कोई वैट बढ़ाया नहीं है। 0% वैट था, 0% वैट हमारी सरकार का कमिटमेंट है, 0% ही है उसको। और 1 अप्रैल से जो बजट लागू होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट अगर महंगाई है तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। महंगाई हमने उसके बजट के अंदर हमने कोई नया बजट कर लगाया ही नहीं है, कोई हमने वैट बढ़ाया ही नहीं है खाने पीने की चीजों में। और 1 अप्रैल से लागू होगा, पहले ही उसके लिए गलत बयान। अनिल जी बिल्कुल, मुझे मालूम है आपके हाथ उठे हुए। अरे भैया अच्छा, पेट्रोल के दाम पे भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, बोलिए जी बताएं। सर आप कह रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स के दाम बढ़ गए, यहाँ पर आम आदमी की जनता आप बता रहे हैं यहाँ पर एक दूध के भी दाम बढ़ गए हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लो क्लास पीपल है, क्या वो दूध पीना बंद कर दे? और जहाँ तक कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सर आप एक बात बताइए, 15 दिन की चांदनी के लिए क्या हम 15 साल आने वाले 15 साल को नहीं देखेंगे उस चीज के लिए? और दूसरी बात एक और चीज डॉक्टर साहब ने कही, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। आपने कहा कि 20% वैट किसी चीज पे दुनिया के न्यूयॉर्क में लागू नहीं है। आपकी रूलिंग स्टेट है जहां गुजरात, मध्य प्रदेश, 1 मिनट प्रतीक, 27% और 26% पेट्रोल पे वैट है आपकी सरकार में, हमने 20% रखा हुआ है। आपकी बयानी से नहीं हल होता। हम आपको आप कह रहे हैं पेट्रोल दिल्ली में महंगा। इतना कॉमनवेल्थ गेम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इनका जो बजट है 26,000 करोड़ रुपए का, उसमें अपना खर्चा, अपनी सरकार की फिजूल खर्ची, अपना जो लेविश स्पेंडिंग है अपने ऊपर कर रहे हैं, वो उस पर 57% खर्च कर रहे हैं। आप नॉन प्लान बजट को अगर ये कह सकते हैं, नॉन प्लान बजट आपका जो बजट आता था उसको भी आप देखिए, आपने भी 5 साल दिल्ली में बजट पेश करा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नॉन प्लान बजट को आप आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आम जनता के हाथ बड़े मजबूत है, वो हाथ बराबर उसके हाथ ऊपर है। सवाल इस बात का था कि जो सबसे पहले सवाल अनिल जी ने उठाया कि क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर को नहीं मिलेगा? मिलेगा, इससे किसी को दरकार नहीं, कोई इंकार नहीं कर रहा। लेकिन जल्दबाजी की वजह से, प्लानिंग ना होने की वजह से जो मार पड़ी है पैसे की, वो कितनी खतरनाक है। वक्त पे छोड़ते ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और बात बजट पर हो रही थी और सवाल ये उठाया गया कि आम आदमी से दूर है ये बजट। आपने कहा जी, किसने हाथ उठाया था? जी मैं आया बिल्कुल, हाँ बोलिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली का बजट है वो 26,000 करोड़ है, और जो कॉमनवेल्थ होने वाले थे दिल्ली में, जो 2008 में होने वाले थे, जो अब 2010 में हो रहे हैं। हाँ। 2008 लास्ट 2000 प्लानिंग थी, जो 2008 में होने वाले थे वो अब 2010 में हो रहे हैं, जिससे महंगाई एकदम से बढ़ा दी गई है। और जिससे मिडिल क्लास फैमिली और जो लो क्लास फैमिली जिन्हें उनपे मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है उन्हें सफर करने में, और जो हाई क्लास फैमिली है उनको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शीतल का सवाल जो है उतना हिस्सा ले लिया जाए कि इनका कहना है कि जो महंगाई है उसकी वजह से आम आदमी को परेशान हुई। जी मैं आया बिल्कुल। यहाँ अगर आज हम बात करें झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की, क्या उनके लिए डेवलपमेंट हो रहा है? ये सड़कें उनके किस काम आ रही है? उनके लिए तो दाल, सब्जी, रोटी, ये चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। आप यहाँ का तो आपका कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जरूरी नहीं है इस देश के लिए? मैं ये नहीं कहना चाहती जरूरी है, क्यों, डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप गरीब आदमी को लो, वो कहाँ डेवलप हो पा रहा है? वो जितना गरीब है उससे ज्यादा गरीब होता जाता है।
जो उससे ज्यादा गरीब होता जा रहा है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये गरीब आदमी है, इनके लिए बीपीएल जितने बिलो पॉवर्टी लाइन के जो राशन कार्ड दिए जाते हैं, ये कितनी शॉप्स में ऐसे हैं कि इनको राशन मिलता है? जी, राशन कार्ड का तो एक अभी मसला था जो विधानसभा के अंदर भी शायद इस पर बातचीत हुई। जी मैं पीछे से 1 मिनट रुके आता हूँ। जी साहब, आप सवाल। बजट बनाते हैं, अगर ये अपना मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा सा अच्छा कर लें और उस खर्चे को अपने लेवल को एक थोड़ा कौन सा मैनेजमेंट? ये गवर्नमेंट जो है दिल्ली सरकार जो है अपने खर्चे में थोड़ी सी कटौती कर ले और उसको अच्छी तरह कर ले। बजाय टैक्स बढ़ने के हर बजट में टैक्स कम हो सकता है और पब्लिक उसके लिए वाहवाही करेगी। अब तो सुने कि तनख्वाहें बढ़ाने की बात है कुछ। जी और टैक्स बढ़ेगा। हाँ? और टैक्स बढ़ेगा। और टैक्स बढ़ेगा। जी मैं कुछ नहीं होने वाली है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जी हाँ। सर, ये राष्ट्रीय अस्मिता के नाम पर जो राष्ट्रमंडल खेल ने आपने आयोजन करवाया, बाकी गर्व की बात है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल के नाम पर आपने जिस तरह से बजट को एक आड़ में बना करके एक हथियार के रूप में लोगों पे जो मार मारा है, उसके बाद मुझे जो लगता है कि भगवान ने करे दोबारा राष्ट्रमंडल खेल हो तो वहाँ पे इस स्थिति आएगी कि जो बच्चे पैदा होंगे वो कमजोर होंगे और वो दौड़ नहीं पाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल तो होंगे लेकिन वो उनके में ग्लूकोज नहीं होगा क्योंकि चीनी महंगी है। दूध नहीं पिएंगे तो उनमें ताकत नहीं रहेगा और दाल नहीं पिएंगे तो प्रोटीन नहीं रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुमार साहिल है। जी कुमार साहिल साहब का कहना है कि जी खन्ना साहब आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आया निश्चित तौर से, लेकिन इनका कहना है कि ऐसे राष्ट्रमंडल खेलों से क्या फायदा जब 1 गिलास पानी साफ आपको नहीं मिल सकता। तब सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जस्टिफिकेशन है राष्ट्रमंडल खेलों के लेकर, ये कहां तक जायज है? देखिए 2008 मुझे याद है, नवंबर 2008 में मॉन्टेगो बे में वी वन द राइट टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। राइट। आज 8 साल हो गए। वाई ये जो या वैट बढ़ाना पड़ा है या जो टैक्स जो एलपीजी का रेस्टोर किया वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने यू डिडंट प्लान एडिक्वेटली। राइट। एंड you were not prepared for the Commonwealth Games. हम 8 साल से सुन रहे हैं कि Commonwealth Games have to take place. Finally जो additional funding की requirement हुई है वो क्यों हुई है? Because of multiplicity of agencies. NDMC भी है, MCD भी है, भारतीय सरकार भी है, और ये नहीं है कि पैसा नहीं है. This is going to be the most expensive Commonwealth Games in the history. 10,600 crores is the official budget of the Commonwealth Games. 10,600 crores. और उसमें अगर आप मेट्रो, एयरपोर्ट, रोड्स, फुट ब्रिजेस, जो सब चीज आप ऐड करते हैं तो इट कम्स टू $13 बिलियन, 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ का। लेकिन इनका कहना है कि आपको संयम जो ये गैप है, जिसको जो डेफिसिट हुआ है, जिसको आप ब्रिज कर रहे हैं बाय imposing additional levies and taxes, वो क्यों हुआ है? Because you were not prepared. You did not plan well in advance. खन्ना साहब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा मैं। जी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कई चीजें बहुत आपस में विरोधाभास पैदा कर रही हैं। जी एक तरफ सुरेश कलमाड़ी जी का स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़ा है। वो कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है वो सारा खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। जब वो खर्चा केंद्र सरकार दे रही है, एक बात। दूसरी बात, अनिल जी ने कहा कि ये जो खेल हैं ये राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े हुए हैं, तो भारत के जो बाकी राज्य हैं उनका पार्टिसिपेशन क्या है इसके अंदर? ये तो दिल्ली स्वाभिमान के खेल बन गए। लेकिन वो तो गेम्स तो टैक्स का बोझ दिल्ली वालों पर। लेकिन रविंद्र जी गेम्स तो सिटी को अलॉट होते हैं। मुश्किल ये है कि गेम्स तो सिटी को अलॉट होते हैं। बिल्कुल अलॉट होते हैं, दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार से पैसा दे रही है। भारत सरकार अपना बोझ दिल्ली की जनता पर क्यों डाला जा रहा है? इसमें केवल दिल्ली में वैट बढ़ाना, दिल्ली की कीमतों में बढ़ जाना। एक एक व्यक्ति जो सामने बैठा है वो चिंतित है महंगाई से, और महंगाई क्यों बढ़ रही है? डीजल बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, वैट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। डॉक्टर साहब थोड़ी सी प्रतिक्रिया। एक बात और कहना चाहता हूं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स और डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ यहाँ करोड़ों रुपया खर्च करने की बात की जा रही है, इसमें इतने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। 10 रुपए का डेवलपमेंट हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर, 5 रुपए का उसमें भ्रष्टाचार है, और 15 रुपए का टैक्स हमारे पर कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर लगाया जा रहा है। ये इसकी सच्चाई है और जिसको कि जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये सच्चाई है या नहीं जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जनपद। में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। और बजट का एक बेहद अहम हिस्सा होता है कि योजनागत खर्च, जहां सरकार को खर्च करना है, यह जानना बेहद जरूरी होता है।
इस बार बजट में हेल्थ और शिक्षा को लेकर यानी एजुकेशन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कि यहां पर शायद सरकार कमजोर पड़ी है। आम आदमी के जो मुद्दे थे उनको लेकर सरकार के ऊपर सवाल है। जी, आपका। मेरा सवाल भारद्वाज जी के लिए है। जी, ये एक आम आदमी की बात है। आपने 4 साल पहले कॉमनवेल्थ के नाम पे लोगों को रिहैबिलिटेट किया था, बाहर कर दिया था अपनी जगह जहां रह रहे थे। उसके बाद अब वहां पे एक जगह वहां पे केशव जी की एक कहानी है। वो कह रहे हैं कि मैं एक दिन का $1 कमाता हूं, मेरी बीवी बाहर जाके लोगों के घर काम करती है और अब क्या मैं देख रहा हूं रेट 40 रुपए बढ़ गया। आप मजाक करते हैं 15 रुपए हम कम कर देंगे। ये उस आम आदमी के साथ क्या जायज है? क्या आप क्या सोचते हैं सही है? आप दूसरी बात कहते हैं कि आप सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी देंगे। आपका क्लेम है कि अक्टूबर से आप सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी देंगे। उस जगह जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां इस समय 15 घंटे बिजली का कट लग रहा है रोज। 6 दिन बाद वहां पानी आ रहा है। क्या इसके बारे में आप कुछ कहेंगे तो बेहतर लगेगा। थैंक यू। देखिए, मुझे 2 सवालों के आपका भी जवाब देंगे। एक बहन ने सवाल किया कि आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है उसकी बात आपने कही, बहुत संवेदनशील सवाल है और निश्चित तौर पर राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है। राजनीतिक बहस में आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार, अब इन सब चीजों के लिए मैं तो नहीं चर्चा कर सकता, उस पर लंबी चर्चा की आवश्यकता है। हमारी सरकार में 11 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पे नहीं लगा है, ना उसके लिए हमें 3 चीफ मिनिस्टर बदलने पड़े हैं। ये आज तक सबसे पहला सच्चाई है दिल्ली की। आपने कहा जो 160 करोड़ रुपए हमने सब्सिडी विड्रॉल की है, अगर हम एलपीजी पे 40 रुपए सिलेंडर अगर हम अपनी सब्सिडी विड्रॉल करते हैं तो हमने उस कॉमन आदमी के लिए दिल्ली में 1 लाख लोग जो हमारे और वेटिंग में हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको पेंशन की आवश्यकता है, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति अगर कोई सरकार पेंशन दे रही है तो दिल्ली की सरकार दे रही है। वो विडोज को भी दे रही है। 40 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसमें किया। 110 करोड़ रुपए हमने और एक्स्ट्रा ओल्ड एज पेंशन के लिए रखे हैं। ये सोशल सेक्टर को मजबूत करने की बात है। आपने एजुकेशन की बात की। एजुकेशन में हमने कमिटमेंट किया था 1 स्कूल नया बनाएंगे हर महीने। हमने 17 स्कूल 2010-2011 की प्लानिंग में दिए जो हम नए बना रहे हैं और 200 रुपए हम हमारे स्टूडेंट को एक तरह से स्टाइपेंड देते थे मदद के लिए। हमने 200 को बढ़ाकर इस साल 500 रुपए किया है, तो उसमें भी 26 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार उस सेक्टर के लिए भी उसकी कमिटमेंट है जो सेक्टर गरीब है। उस सेक्टर के लिए अगर यहाँ पे कुछ करों में चेंजेस है तो हमने उसके लिए डिमांड की है। हेल्थ के लिए मैं आपको बताऊं 20 हॉस्पिटल दिल्ली शहर में 1998 तक थे, 50 जब से हम आजाद हुए। 18 नए हॉस्पिटल हमने 10 साल 11 साल में बनाए। आज 38 हॉस्पिटल हमारे चल रहे हैं और बेड की संख्या 90% बढ़ाई है। 3500 कुछ बेड हमारे पास दिल्ली में अवेलेबल थे, आज 7577 बेड 2009-2010 में दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराए हैं। अगर हम हमारे कमिटमेंट को नहीं फुलफिल करेंगे तो डेवलपमेंट के साथ साथ हम सोशल सेक्टर को, गरीब आदमी को भी पूरा न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई सब्सिडी हटाई है तो उसको कहीं हम सब्सिडी को ले। मैं अनिल जी सवाल ले लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ ये इनको स्मरण करा दूं कि बिजली के निजीकरण में इनके अपने पार्टी के विधायक डॉक्टर एससी वत्स ने 12,500 करोड़ रुपए के स्कैम भ्रष्टाचार का जो आरोप इनके अपने विधायक ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने शीला दीक्षित जी पर लगाया था। और दूसरी बात शीला दीक्षित जी ने 4 अपने मंत्रियों को भूल गए हैं, मेमोरी शॉर्ट है, शायद उस समय सदस्य नहीं थे विधानसभा के। 4 मंत्रियों को इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हमारे किसी मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हमने बदले गए खुराना जी, खुराना जी के ऊपर चार्ज लगा था, खुराना जी के ऊपर चार्ज जो है खत्म भी हो गया था, चार्ज लगा था। उन्होंने इतनी नैतिकता दिखाई थी कि रिजाइन कर दिया। शीला दीक्षित तो 12,500 करोड़ रुपए के स्कैम के बावजूद आज तक सीबीआई की जांच कराने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उसी बिजली कंपनियों के खिलाफ निजीकरण के स्कैम में अब इस बार क्या किया कि डॉक्टर वालिया को हटाकर खुद बिजली की मंत्री बन गई, यानी चोर भी खुद और जज भी खुद। इससे ज्यादा बेईमानी दिल्ली के लोगों के साथ क्या हो सकती है? आप क्या बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार के नाम पर आपने सारी दिल्ली को लूट लिया पूरी तरीके से। जी आपका सवाल सर, मेरा सवाल ये है कि पहले टैक्स 12.5% था, वैट और 20% हो गया, यानी आज एक चीज के लिए 100 रुपए की जगह वो 120 रुपए देगा, यानी उसकी 20 रुपए की सेविंग गई। प्लस नेक्स्ट ईयर से आप जीएसटी और डीटीसी 2 नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं टैक्स
यूनिफॉर्म फ्लो रेट नहीं बढ़ा है 12.5 से 2 नए टैक्सेस और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी आप नहीं चाहते कि कॉमन आदमी दिल्ली में रहे। सारे चीजों पे थोड़ी 12.5 से 20% हो गए। कुछ आपको जानकारी तो ठीक है जी। वैट को लेकर वैट आइटमों पे 5,000 से ऊपर की आइटमों पे इन्होंने 20% किया, घड़ियों पे किया है। भैया आप उसको सुन लीजिए, 10,000 रुपए से ज्यादा का जो क्या पड़ने वाला है ये देखने वाली बात है। अगर डिजाइनर घड़ियां हैं उसको बढ़ाया है हमने, आम आदमी को नहीं, उसके लिए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा दिल्ली को नुकसान होने वाला है जी, इसमें सबसे बड़ा जो दिल्ली को नुकसान होने वाला है, इन्होंने बजट प्रपोजल में रखा है कि हमें 850 करोड़ का लाभ होगा। इससे हमारी कैलकुलेशन है कि इनको 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि जो दिल्ली का जो बिजनेस है, जो दिल्ली का बायर है, वो टैक्स रेट में इतना अंतर है। गुड़गांव में 5% है और यहाँ पर 12.5% है, वहां पर 12% है, यहाँ पर 20% है। तो जो हमारे यहाँ का बिजनेस है, जो हमारे दिल्ली का एक बिजनेस कैरेक्टर है, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। लोग नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, ये सारा बिजनेस दिल्ली से बाहर जाएगा और हमारा टैक्स रेवेन्यू कम होगा जी। ये नुकसान होगा दिल्ली को, नुकसान होगा जी। सर भ्रष्टाचार के लिए मैं कहना चाहूंगा, महंगाई भ्रष्टाचार के अंदर भी बड़ी है। जहाँ पहले 100 रुपए रिश्वत चलती थी वहाँ अब 1000 रुपए चलने लग गई है। व्यापारी के लिए हर तरह के डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, आप समझे, सेल टैक्स का है, इनकम टैक्स का है। व्यापारी को पकड़ने के लिए 36 तरह के डिपार्टमेंट है, लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन को पकड़ने के लिए कोई डिपार्टमेंट ना तो बनाया गया है और ना ही बनाया जा रहा है। तो इसके लिए मेरा कहना जरूर है कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ रहा है, महंगाई भी उसी तरीके से बढ़ रही है। महंगाई भी उसी तरह से जी। आपका देखिए एक बात और कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं पिछले दिनों थोक की सब्जी मंडी के अंदर गया, खुद गया, मैं गाड़ी अपनी बाहर रखकर मैंने भेष बदलकर वहां पर जांच किया। आलू से लेकर और बैंगन तक और जितनी टमाटर और जितनी मटर चीजें, ये सारी वहां पर 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो बिकती हैं। और दिल्ली शहर के अंदर ये सारी चीजें 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, कोई 20 रुपए, कोई 25 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 50 रुपए, यानी चीकू भी वहां 5 रुपए मिलता है, बाजार में 30 रुपए मिलता है। और एक तरफ जो किसान है उसको जो कुछ वो उगा रहा है उसके लिए पैसा 2 रुपए, 3 रुपए, वहां इतना बड़ा माफिया है सरकार का। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उसको हम 8 गुना, 10 गुना। देखिए जब इनकी सरकार थी तब भी यही सिचुएशन थी होलसेल और रिटेल प्राइस में। तो अगर ये कहना है कि भाई इनकी सरकार आने से हुआ है, ये इसको मैं नहीं मानता जी। ठीक है, दूसरी बात भ्रष्टाचार की हो रही है। मंत्री रिश्वत ना ले और उसके मुलाजिम सारे रिश्वत लें तो कौन जिम्मेवार है? मंत्री जिम्मेवार है या पार्टी जिम्मेवार है? तो जो बीजेपी के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी की करप्शन थी और आज में इसमें कोई फर्क नहीं है। समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, ये मैं नहीं मानता। हमें इसका इस बात का गर्व है कि हमने दिल्ली को सबसे ईमानदार सरकार की है। राजनीतिक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लिए बदले नहीं गए। मैं भी राजनीतिक बयान दे सकता हूँ, राजनीतिक अरे आज तक जांच क्यों नहीं कराई? शीला दीक्षित ने 12,500 करोड़ रुपए के बिजली प्लांट की जांच क्यों नहीं कराई? दिल्ली दूध का दूध, पानी का पानी की जनता ने अगर आपके भ्रष्टाचार के आरोप को माना होता तो दिल्ली में हमारी सरकार जनादेश के लिए गई, हमें जनादेश मिला है। अगर आप भ्रष्टाचार में गए तो आपको जनादेश नहीं मिला। तरीका गलत है, ये संवाद का तरीका नहीं, लड़ाई का तरीका है। ये जो बोलेंगे उसको विरोध करेंगे, ये जो बोलेंगे उसको विरोध करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो कैरेक्टर है, ये एंटी पीपल है। मैंने थोड़ी बोला है, नहीं क्यों आपस में लड़ रहे हो? मैंने बात करो, आपने हाईटेक बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की जांच कराइए ना। आपको आपके पार्टी के जनता की बात सुनिए, भी कुछ भला हो जाएगा। हाँ बोलिए। मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप अपने आपस में बहस करने की बजाय हमारी जनता की कुछ बातें सुन के उनका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक गरीब आदमी को आज भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता और आप बात कर रहे हैं कि उसको 500 रुपए दिए जा रहे हैं। वो जब पहुंचेंगे ही नहीं उसकी तरफ तो वो करेगा क्या उन 500 रुपए का? आज भी गवर्नमेंट स्कूल में आराम से किसी भी गरीब इंसान को एडमिशन नहीं दिया जाता जी। पैसा देना पड़ता है उनको उसके लिए। आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि दवाइयाँ वहाँ पे मुफ्त मिलती हैं। वहाँ पे अगर 5 दवाई डॉक्टर लिखता है तो उसमें से सिर्फ 2 दवाइयाँ होती है, बाकी 3 नहीं होती हैं। जी एक भी नहीं मिलती। सवाल कर रहे हो, अपने आप ही जवाब दे रहे हो। जी मैं बिल्कुल आऊँ। ये से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, जो छोटा सा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। जी क्या नहीं जवाब दिया? भ्रष्टाचार का जी 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 आपका मुझे मालूम है, आपका सवाल आपने लिख रखा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ।
जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। अगर बात करें पूरे ओवरऑल बजट की तो क्या कुछ हासिल हुआ, क्या कुछ पाया जनता ने, वो सवाल अभी तक हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाथ है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहां बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में प्लानिंग की 30,000 रूम्स का एस्टीमेट लगाया गया था, जो कि शैलजा कुमारी जी ने अब कहा है कि अक्टूबर के पहले तक बस 10,000 रूम्स बनेंगे। अब कंट्री की प्रेस्टीज कहाँ गई, दिल्ली की प्रेस्टीज कहाँ गई? अब वो जो एस्टीमेट लगाया गया था 20,000 रूम्स कहाँ गए? इसके बारे में आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? जी ऐसे बहुत सारे सवाल है। जी श्योर। देखिए दिस इज डीजेनरेटेड इनटू अ पॉलिटिकल डिबेट, राइट, वेयर वन पार्टी इज अपोजिंग द अदर एंड काउंटरिंग द अदर। जो असली मुद्दा है वो समवेयर इट इज सेंटर्ड अराउंड द कॉमनवेल्थ गेम्स। ये जो भी आज हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गफला हुआ है उसके बारे में नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि देयर आर टाइम ओवररन्स, देयर आर कॉस्ट ओवररन्स। हम इतने सालों से उसको बना रहे हैं, अब जाके फाइनली होपफुली सितंबर अक्टूबर में अगर तैयार हो जाए। उदाहरण दूं, NH8 है, 74 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 114 करोड़ करीब 44% ज्यादा अदा करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन की बात। आप अगर यूनियन बजट और दिल्ली का बजट कॉन्स्टेंटली पिछले 5 साल में देखेंगे, आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटली बढ़ाया जा रहा है। फंडिंग एलोकेशन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स इज बीइंग इंक्रीज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो टाइम और कॉस्ट ओवररन का जो भरपाई है वो कौन कर रहा है? जी हम लोग कर रहे हैं, आम लोगों के पड़ी। जी सवाल। हमने ये सुना है कि कॉमनवेल्थ गेम का जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक से आया है हमारी गवर्नमेंट को, वो पैसा कहाँ गया? नंबर 1। नंबर 2, बजट जो है वो योजना का है कि योजनाबद्ध होना चाहिए। हमारे लीडर लोग कोई योजनाबद्ध नहीं है, अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं और पब्लिक पर कर का बोझ डाल रहे हैं। इसका क्या हिसाब है? कॉमनवेल्थ गेम्स का पैसा वर्ल्ड बैंक? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज पार्ट ऑफ द यूनियन बजट, पार्टली फ्रॉम द दिल्ली बजट, ओवरवेलमिंगली फ्रॉम द यूनियन बजट, राइट। सर देखिए, हमारे यहाँ जो कीमतें हैं वो आपूर्ति और मांग पर निर्धारित होती हैं, लेकिन अभी एक परिस्थिति ऐसी है कि राजनीति पर निर्धारित होने लगी है। 2004 से हम लोग देख रहे हैं महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सर ने आप ये कहते हैं कि महंगाई मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आप कर रहे हैं, सर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ने से बेरोजगार जो लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, आजकल घर में बैठे हुए हैं, आप लोग उनके लिए रोजगार दीजिए ताकि वो लोग कुछ कर सके। जी पिछले दशक में अगर बात करी जाए, सबसे ज्यादा अगर बात करें दशक की बात करें, तो उसमें निश्चित तौर से महंगाई एक ऐसा मुद्दा था जो लगातार परेशान करता रहा आम आदमी को। निश्चित तौर पे एक अच्छा सवाल आपने किया है, पहले तो सुनने के जवाब ही वहाँ कोई जवाब दूं क्या? बिल्कुल ऑफकोर्स। अगर हमारी सरकार की प्राथमिकता जो रही दो, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने बात की, नरेगा जो प्रोजेक्ट है जिसपे 40,000 करोड़ से ज्यादा सरकार एक्सपेंड कर रही है, पिछले 3 साल से सफलतापूर्वक देश में चलाया जा रहा है। उसकी जो सोच है उस योजना के पीछे वो ये है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको रोजगार वहां उपलब्ध नहीं होता, वो शहर की तरफ भागते हैं, बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में आते हैं और यहाँ जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो उनको अपने घर के पास ही जो है वो हम उपलब्ध करा पाए। और निश्चित तौर पर एक सोशल सेक्टर को मजबूत करने की बात है। दूसरा, जो हमने जिस किसान की आप बात कर रहे थे, 74,000 करोड़ रुपए का अगर कर्ज माफी किया है तो उस किसान के लिए किया है जिस किसान को उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। तो अगर हम उस के प्रति हमारा कमिटमेंट है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार को जो करों की स्थिति है उसको, डेवलपमेंट को रुके ना, दिल्ली का विकास ना रुके, उसकी भी हमारी प्राथमिकता है। इसलिए एक सिर्फ अभी ये हमारी बिटिया ने बात की है बेरोजगारों की, अभी इसी सरकार ने इसी सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1 साल के अंदर, सिर्फ पिछले 1 साल की बात, 1 साल के अंदर 87,000 लोगों ने जाकर, नौजवानों ने अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्टर कराया और सरकार ने 1 साल में केवल 27 आदमियों को नौकरी दी है पूरे साल के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और 11 साल का क्या रिकॉर्ड है वो भी आप नहीं, जो सेक्टर है, देखिए मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप नहीं जा सकते। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है तो यहाँ इंजीनियरों को भी रोजगार मिल रहा है, यहाँ दूसरे कर्मचारी भी उसमें काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको शून्य कर देंगे रोजगार की दृष्टि से। और आप दिल्ली के रोजगार कार्यालय को अगर चेक करते हैं, दिल्ली आसपास के सारी स्टेट से, आसपास से जो वो मेट्रोपॉलिटन नेशनल कैपिटल, एक छोटा सा सवाल दिल्ली के खत्म कर सर मेरे वो डॉक्टर साहब और वो दोनों तरफ से हमारा वो प्रश्न है, मेरी पीड़ा है। जनता खूब पहचानती है आपको, रंगों को,
कुर्ते का रंग काला पड़ गया है, ना बीजेपी भी भ्रष्ट है, ना कांग्रेस भ्रष्ट है, साहिल पे हम अकेले क्यों हैं? तुम हो कवि असर असल में मैं बहुत देर में एक छोटी सी बात है, जब मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जनपद जा रहा हूँ जो जनता की आवाज है आज तक के पास। तो उन्होंने कहा मेड की जो एक छोटा सा बेटा था, उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ ये पूछ के आना हम लोग दाल कब खाएंगे। मुझे पहचानने में दरअसल तुम्हें देर हुई, दरअसल हो तुम कोई बहुत बड़े व्यंग्यकार या कवि जो मुझे देर हुई पहचानने में, लेकिन निश्चित तौर से जो बजट की ये जो बात है, बजट की जो ये मार है और इसका जो क्षेत्र इतना व्यापक है जिस पर बात करने के लिए शायद ये एक प्रोग्राम कम है। हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही।